तो आपको राजस्थान की उस प्रतिभा से परिचय करवाते हैं आज। ऑनलाइन वाले बच्चे भी, स्पेशली आप भी रूबरू हो जाओगे कि प्रतिभाएं हमारे बीच में से निकलती हैं। और कोई भी प्रतिभा का महत्व उस समय बहुत बढ़ जाता है जब बहुत कम पदों में उसका सिलेक्शन हो। समझ गए आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ले प्रहलाद, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो तुम्हें। ये सक्सेस केवल तुम्हारी है। हम लोग तो क्या होता है कि श्रेय लेना चाहते हैं भाई, कि ठीक है यार, गोविंद हमसे जुड़ा हुआ बच्चा है, सिलेक्टेड हुआ है तो खुशी मिलती है। लेकिन जब इतना गजब का पेपर आए ना, और उस पेपर में यदि कोई बच्चा इस प्रकार से सिलेक्शन लेता है, तो वो मुझे लगता है कि उस बच्चे की काबिलियत, उस बच्चे की प्रतिभा बहुत बड़ी है। समझ रहे हैं? तो गोविंद आगे आ जाओ थोड़ा सा। हम थोड़ा सा आज इसके माध्यम से इसलिए जानेंगे इसको कि मिठाई तो आप लोगों ने देख ली, वेरी गुड। आपके मन में नहीं हुआ कि हमें भी सर एक दिन खिलाना है, क्लास में आके खिलानी है? आ रहा है क्या मन में? आ रहा है। आने के लिए बहुत कुछ पैदा करना पड़ता है, पता है। तो गोविंद, सबसे पहली चीज, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्लास चल रही है, तो मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी एक मैसेज जाए पूरे राजस्थान के बच्चों के पास, एक संदेश जाए इसके माध्यम से। आप उन 6 बच्चों में सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि यदि 250 बच्चे सेलेक्ट होते पॉलिटिकल साइंस में, आपका एक स्थान होता, लेकिन वो लोगों का नजरिया एक नॉर्मल रहता। लेकिन अब जो लोग हैं, जो मेरे पास कमेंट आए, जैसे मैंने आपका डाला, आपका कमेंट मैंने टेलीग्राम पे, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर, उनसे एक बार बात करवा दीजिए कि उन्होंने क्या किया ऐसा कि वो पूरी दुनिया जब फैल हो गई। मेहनत सब करते हैं, एक चीज हमेशा याद रखें, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो मेहनत नहीं करता है। हर बच्चे ने ईमानदारी बरती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, और उस वजह से हम उस लाइन के अंदर आ जाते हैं और बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। मैं एक ही चीज जानना चाहूंगा कि गोविंद, आप इससे पहले सेलेक्टेड थे कि नहीं थे? मतलब सर, मेरे को यहाँ बुलाया और मैंने भी गुरुदेव को आज दिन तक स्क्रीन पे देखकर पहली बार सर के साथ खड़ा हूँ। मेरे को खुद को थोड़ा बहुत यकीन नहीं हो रहा। मतलब थोड़ा पहली बार यहाँ खड़े होते थोड़ा वैसा लगता है ना, वैसा फील हो रहा है। बाकी मैंने ऐसा कोई अलग नहीं किया था। बाकी सर जो जैसे बोलते कि लिमिटेड मैटर रखो और उसको बार बार रिवाइज करो, तो मैंने वही चीज़ रिवाइज बार बार ज़्यादा किया। कम से कम 14 से 15 बार पूरे सिलेबस को। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है कि जैसे अपन को पी वाई क्यू मतलब मना कर देते हैं, भाई पी आई क्यू मत करो। मैंने पी वाई क्यू तो बंद कर देते, बाकी रिवाइज से रिवाइज, रिवाइज से रिवाइज, रिवाइज जितना रिवाइज कर सके उतना। और टेस्ट देने ज़्यादा ज़्यादा, जितने ऑफलाइन टेस्ट दो, दबा के टेस्ट दो, और उसको घर जाके एनालिसिस करो कि यार तुम्हारे यहाँ दिमाग में तुम्हारे उस टाइम क्या चल रहा था, इसका आंसर मैं यहाँ नहीं कर पाया, और क्यों नहीं कर पाया, उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा उसको नोट करो। नोट कर लिया, उसके बाद तुम इसमें देखो कि यार कि मैंने ये वहाँ पे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, उसको नोट कर लिया अलग से। फिर उस पर काम करो कि अगली बार अगर मेरे पास ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो मैं इसको गलत नहीं होने दूंगा, बस ये टारगेट रखना। मैंने ये चीज़ सीखी और बार बार लगातार उस चीज़ को इम्प्लीमेशन करता गया कि इस टेस्ट में मेरी ये गलती हो तो मैं अगले में ये नहीं करूँगा, अगले में ये गलती हो तो फिर उसके आगे ये नहीं करूँगा। तो सब कुछ मैंने वैसे वैसे ही इम्प्रूवमेंट करता गया। और मतलब दोनों पेपरों में मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए। मतलब मेरे को पता नहीं था कि क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा, और ये भी नहीं पता था कि 6 जनों में पास होंगे, 6 जनों में मैं होऊंगा। जब रिजल्ट आया मेरी आंखें मतलब नम हो गई थी, सही बता रहा हूँ मैं। मैंने देखा कि पहला रोल नंबर 160 2069 मेरा रोल नंबर है। हाँ, मुझे यकीन नहीं हुआ था। मेरे पास में कोई था, उसको मैंने 3 बार चेक करवाया, और मेरे को इतना विश्वास भी नहीं हो रहा था कि फिर मैंने क्या किया कि मतलब मेरा वो एडमिट कार्ड उसको खोला। खोलने के बाद मैंने मतलब उसमें वहाँ से कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे पेस्ट करके देखा पीडीएफ फाइल में। मैंने कहा यार रोल नंबर तो मेरा ही है। फिर जोरदार के यकीन हुआ। फिर मैंने कहा कि धीर सिंह दा भाई को मैंने मतलब एज ए मोटिवेशनल सर ने बहुत मेरा काम किया है। जब भी मैं नर्वस होता कुछ भी होता तो मैंने कुछ भी ईयरफोन लगाए और सर का मोटिवेशन बहुत सुना मैंने, और ये चीज़ बहुत काम आई। और सर से मैं पहली बार जुड़ा था मेरे दोस्त इसके कहने पे। तो ये मेरा, इसने मेरे को बहुत अच्छी अप्रोच बताई थी सर के बारे में। धीर सिंह दा भाई की किताब आती है, रेट में जुड़ा था मैं 2021 में। उस टाइम में नया नया आया ही था, मेरे को कुछ पता नहीं था। उसने बोला यार साइकोलॉजी में धीर सिंह दा भाई बेस्ट है क्या? ठीक है, वो किताब लिया है मैं, वो बड़ी वाली किताब आती है ना सर अपनी। मैंने कहा यार
इसमें तो यार इतना ज़्यादा लिखकर कसर नहीं, इतने क्लास में तो मतलब वो बताते तो अब हर चीज़ थोड़ी बता सकते, क्लास में लिमिटेड ही पढ़ाना पड़ता है ताकि बच्चा समझ जाए। फिर ऐसे मतलब सर के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी यहाँ से। इसका वही है मतलब मुकेश मेरा दोस्त, इन कारण इसकी वजह से जुड़ा मैं सर को। फिर से लगातार सर से जुड़ता गया, फिर सर से मोटिवेशन मिलता रहा कि यार सर एक बात बोलते हैं कि धीर सिंह दाबाई कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। बस इस चीज़ ने मेरे को मस्त दिल छू लिया सर का कि यार सर ये बात बोलते हैं, सर भी नीचे से निकल के सर अपनी कहानी बताते हैं। देख लेना आप यूट्यूब पे पढ़े हैं सर के सेशन। मैंने भी उन चीज़ों से सीखा और बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई किया। और बाकी टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा दी ऑफलाइन, और उस टेस्ट सीरीज से मतलब खुद को मतलब कैसे इंप्रूव करना वो करो बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और सर का मैंने भी स्क्रीन पे देखा, पहली बार देखा हूँ मैं तो गुरुजी के, और मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं सर के साथ खड़ा हूँ सच में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे जो लगी गोविंद की, एक तो ईमानदारी दिखती है ना। कोई बच्चा डुप्लीकेट बात करेगा ना तो उसके चेहरे के हाव भाव अलग होंगे, मैं साइकोलॉजिकल बात बोल रहा हूँ। इसने बहुत सुंदर बात बोली। मतलब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवाइज करो। 14 बार रिवीजन कर लिया मतलब आप सिलेक्शन दौड़ में शामिल हो गए। नंबर 2 चीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना, देना अलग चीज है, देते अब सब लोग हैं, लेकिन देने के बाद एनालिसिस करना, उसकी कमियों को दूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसमें टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं आएगा, सब में आएगा। इसके भी आया, आया है, हमेशा आता है, ये आप याद रखो। बस उससे कितनी जल्दी निकलते हो, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद एक चीज और पूछूंगा मैं, तुम बेरोजगार हो, अमूमन ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चों ने मेहनत की, सब फेल हो गए। अब जो भी है अपन ये मानते हैं कि पेपर का लेवल सच में ऐसा था जो कोई भी बच्चा है मेहनत करेगा, सच में समझ पाना बहुत मुश्किल काम था। आपने क्या मैनेज किया, क्या किया, वो आप जानते हैं। एग्जाम हॉल में जैसे आपने उस पेपर को देखा, भाई फर्स्ट पेपर भी हार्ड था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फर्स्ट पेपर तो चूंकि आपका बैकग्राउंड साइंस का था, ये बड़ा इनके लिए फायदा रहा। साइंस बैकग्राउंड होने का बड़ा ग्रेड फर्स्ट में बहुत फायदा मिलता है। उसके बाद सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस का जैसे आपने खोला होगा, मुझे लगता है लगभग बच्चों ने पेपर खोलने के आधी 1 घंटे बाद हार मान ली होगी। आपने कैसे उसको मैनेज किया, ये चीज मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, पेपर हार्ड आते ही अपन हथियार डाल देते हैं। आपने कैसे मैनेज किया और आपको क्या लग गया था कि मैं कम से कम क्वालिफाई तो कर जाऊंगा, ये चीज थोड़ा सा और बताओ। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि मतलब मैंने ऑफलाइन टेस्ट बहुत दिए। तो उस टेस्ट में मतलब मैंने क्या करता था, मतलब हर बार जैसे मैंने ऑफलाइन टेस्ट दे रहा हूँ कोई, उसको मतलब जैसे मेरी कोई गलतियाँ हो रही है तो मैं जैसे मेरा कोई मेरा 50-50 वाला क्वेश्चन मैं यहाँ टेस्ट दे रहा हूँ, मेरे 50-50 में मैं यहाँ ये गलती हो रही है मेरे, और ये क्वेश्चन को मैं 50-50 में कर सकता हूँ, तो मैं घोड़ा करके जाता यहाँ से, फिर घर जाता। और जब तक ये मतलब जो भी मतलब टेस्ट करवाते कंडक्ट करवाते हैं उन्होंने मतलब मेरे को टेस्ट वो आंसर की डालते ना, तब तक मैं उसका वेट करता। एआई का यूज़ किया मैंने, बहुत ज़्यादा यूज़ किया एआई का, उसके आंसर ढूंढता मैं। और जब तक चेन नहीं लेता तब तक, जब तक उसका आंसर नहीं मिल जाता मेरे को, और आंसर ढूंढते 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 2-3 घंटे से खपा देता, तब तक इनकी आंसर की डल जाती कि आंसर किसे मैं मैच करता। और फिर मतलब मैं उसको सोचता कि अगर मेरे पास दोबारा पाँच वापस यही क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको गलत नहीं होने दूंगा, यही था। और बाकी मैंने क्या ऐसे टेस्ट दे रखे खूब ऑफलाइन, तो उससे मतलब माइंडली मेरे पैसे दिमाग में ये बात थी कि हार्ड पेपर भी आ सकता है। शुरू के मैंने 35 क्वेश्चन दिए थे, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आई थी मेरे पेपर में सबसे पहले। तो मैंने 30-35 क्वेश्चन मैंने कर लिया, उसके बाद मेरे को पता लगने लग गया था कि ये पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स पे काम हो जाएगा। लेकिन वो क्या है कि फिर मतलब 50-50 वाले क्वेश्चन मैंने किए, यहाँ मेरा रिस्पॉन्स ऐसा था कि मतलब 90% सही हो रहे हैं, 10% गलत हो रहे थे। लेकिन वहाँ पेपर इतना फैक्चुअल था कि एक स्टेटमेंट सही, दो सही, तीन सही, चार 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 स्टेटमेंट पूछ रहे थे अगले ने। वो क्या था कि फिर वो एक स्टेटमेंट अगर अपने काट रहे हैं ना कि भाई जैसे ये इसका आंसर नहीं हो सकता, तो उससे एक ही ऑप्शन होते हैं। पेपर हमेशा हार्ड बनता ऑप्शन की वजह से, कभी ऊपर स्टेटमेंट की वजह से कभी हार्ड नहीं बनता, ऑप्शन कैसे सेट किया आपने उससे बनता है। वो एक ही ऑप्शन कट रहा था, फिर भी हमने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब 50-50 में आए, तो उनमें क्या हो गया 90% गलत हो गए मेरे, तो मेरे भी 90% तो यार 10% ही सही हुए वहाँ पे। तो फैक्चुअल पेपर में ये दिक्कत आती है। और बाकी ये है कि आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना ऑफलाइन, ऑनलाइन का तो मैं पहले कर चुका हूँ, 3rd ग्रेड में फेल हुआ हूँ बुरी तरीके से। और मतलब सर के मोटिवेशन ने मेरे को काम किया, मैं जिया हूँ तो सर की वजह से जिया हूँ, क्योंकि सर के मोटिवेशन ने मेरे को बहुत काम किया। उस टाइम मैं डिप्रेशन में था बहुत तरीके से, यार क्या करूँ क्या करूँ। मैं 8-9 महीने घर पे गुजार के आया था, क्योंकि पीछे मतलब फैमिली में वैसे मतलब घर वाले तो बोलते थे कर ले कर ले कर ले, लेकिन मतलब एक पक्ष बोल रहा कर ले, एक पक्ष बोल रहा नहीं कर रहे, तो फिर वो चलता ही है। तो वो सारी बातें मेरे दिमाग में चलती थी, लेकिन मेरे को पता था कि मेरे माँ बाप के लिए मैं कुछ करूँगा। मेरी मम्मी का विश्वास था मेरे ऊपर कि मेरे छोरा करके आएगा। मेरी मम्मी के विश्वास को मैंने कभी धोखा नहीं दिया, हमेशा मेरी मम्मी के प्रति लॉयल रहा मैं। और मेरी मम्मी को पूरा विश्वास था कि मेरे छोरा कर लेगा तो मैं कर लूँगा। मैंने किया वो बात।
आप भी अपने माँ बाप के लिए मतलब जितना हो सके उतना लॉयल रहो, अपने माँ बाप से कभी झूठ मत बोलो। और मेरे को वीर सिंह दाबा की मोटिवेशन ने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब समझने में कभी दिक्कत आई तो मैंने सर को पहले मैसेज कर रखा। मेरा 26 जून का मेरा पेपर था फिजिक्स का जीके का, और मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर था उस दिन, जीआरएफ नेट जीआरएफ वाला मेरे पास में अभी मैसेज पढ़े। सर को मैंने मैसेज किया था, सर मेरा वो जीके वाला पेपर है और इधर जयपुर सेंटर है उसका, लेकिन सर का मोटिवेशन था कि अगर इंटरनल मोटिवेशन है ना अपने अंदर तो अपन कर देंगे। तो मैंने वहाँ पेपर दिया था जीके वाला सुबह 11:40 पे वहाँ से छूटा, और वहाँ से स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, और ट्रेन पकड़ के मैं यहाँ पहुंच गया। यहाँ से मेरे भैया ने मेरे को स्कूटी से वहाँ पहुंचा दिया। और लेकिन मेरे को सर का मोटिवेशन नहीं आता कि इंटरनल मोटिवेशन अपने अंदर है पेपर देने का, तो अपन जो 100% पहुंच जाएंगे। मैं सेंटर पे पहुंच गया था 2:30 बजे, और मैं वो पेपर दे के आया, और उस पेपर में मैं जीआरएफ लेके आया हूँ। और बिल्कुल सर के मोटिवेशन की वजह से मैं उस पेपर को कर लिया। मैं कि मेरे को पता था कि मेरे को पेपर देना ही देना है। लेकिन सर की जो बैकग्राउंड में चीज़ चलती है ना अपने की, यार अपने अंदर है जज्बा अपने को करने का, करना ही है अपने को, तो इसलिए मैं फिर मेरे सर का सब हमारे बहुत मतलब हेल्पफुल रही पूरी जर्नी के अंदर। और आगे भी मैं सर का आशीर्वाद चाहता हूँ कि ऐसे ही बना रहे मतलब। और मेरे को अभी भी यकीन थोड़ा मतलब थोड़ा कम हो रहा है सर को मैं टच करके कि यार सर मेरे साथ खड़े हैं। मैंने आज तक स्क्रीन पे देखा ये बात, और स्क्रीन पे सुना मैंने, यूट्यूब पर सारे सेशन देखे। मैं सर से सेकंड ग्रेड का कोर्स लिया मैंने, फिर रीड का भी लिया मैंने, और फर्स्ट ग्रेड का भी लिया मैंने सर से। तो फर्स्ट ग्रेड की मैंने टेस्ट सीरीज भी लिखी सर की। सर लास्ट में करंट अफेयर्स चलाया था, तो मैंने टेस्ट दिया था सर को। मैंने सर के मेरे अभी तो मैंने ग्रुप पे मेरा डिलीट कर दिया था अकाउंट, सर के कमेंट डिलीट हो गए होंगे, लेकिन मैं सर के हर कमेंट उस नीचे कमेंट करता मैं, सर मैं पेन लेने आ रहा हूँ आपसे। ये मेरे को मोटिवेशन बार बार सर से मिल रहा था, और मैं कर रहा था। मेरे अंदर फीलिंग थी कि मैं कर जाऊँगा, मैं कर जाऊँगा, मैं कर जाऊँगा। मेरे अंदर फीलिंग थी कि सर बोलते हैं ना कि तुम कर जाओगे, तुम कर जाओगे, तो बस मेरे अंदर फीलिंग थी कि मैं कर जाऊँगा, कर जाऊँगा। वही चीज़ मेरे अंदर थी कि मैं कर जाऊँगा 100%। और सर के मैं कमेंट करता था कि सर मैं पेन लेना रहा हूँ, पेन लेना रहा हूँ। आज वो दिन है कि मैं सर के पास खड़ा हूँ। बस वो चीज़ मेरे बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट की। और बाकी मेरा एक ही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन टेस्ट दो। ऑनलाइन प्ले सब देते हैं, मेरे को उससे मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा ऑफलाइन का, लेकिन ऑनलाइन का, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा टेस्ट दो आप, और पढ़ो खूब, और रिवाइज ज़्यादा ज़्यादा करो। और रिवाइज में अपनी जो गलतियाँ उसको एनालिसिस करो। मैंने क्या किया, थर्ड ग्रेड में फेल हुआ ना, तो मैं किस किस टॉपिक में क्या क्या मेरी गलतियाँ हुई, उन सबको मैंने एक कॉपी ला के वहाँ पर नोट किया कि यार जीके में मेरे को ये चीज़ गलत हो गई, केमिस्ट्री में ये चीज़ गलत हो गई, फिजिक्स में एक सवाल गलत हुआ तो ये से हो गया, और बाकी मैथ में मेरे 2 सवाल चले गए टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो मैंने सबको नोट किया कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट भी करना है, और मेरे को ये सब कुछ चीज़ें भी सीखनी। वो सब गलतियाँ मेरे सुधारता गया, और ऑटोमेटिक आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बस ऐसे आप भी अपनी गलतियों को लगातार सुधारो। और बस इसके साथ मैं अपना वाणी को खूबसूरत शब्दों में मुझे लगता है कि सबसे सार्थक संवाद यही हो सकता है कि आपको जो बातें बोली, यदि आपने इनमें से 70% बातें, 50% बातें फॉलो कर ली ईमानदारी से, तो एक निश्चित है कि आप यहाँ पे आओगे। इसके भाव आपने देख लिए होंगे मम्मी पापा के प्रति कैसे हैं। मम्मी को हारने नहीं देना है, और इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे प्रति कितना बड़ा भाव है। बार बार कितनी बार ये शब्द यूज कर लिया, एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। प्लस जज्बा देखना कि सुबह जीके का पेपर देख के जाना, और फिर नेट और जारफ के लिए अमूमन मैंने देखा इसने मैसेज किया हुआ है, सच में पूछा भी था इसने। और तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा होगा कहेगा छोड़ना है यार, नेट जारफ अगली बार दे लेंगे, अभी फर्स्ट पेपर का है, फिर सब्जेक्ट का देना है, क्यों टेंशन में पड़नी। लेकिन इसने वो चीज की, मतलब इंटरनल मोटिवेशन होता है, वो दोनों चीजें की, दोनों में सक्सेसफुल हुआ, आज जारफ हो गया। और जेआरएफ नहीं हुआ है, आपको बता दूं अगला रिजल्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का ये दिसंबर का एग्जाम है। मेरी तो शुभकामनाएं ये हैं गोविंद कि तुम उसमें बहुत टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट होके दोबारा आओगे, और दोबारा मैं एक वीडियो डालूंगा कि हाँ ये वही बच्चा है। लाइफ में भगवान बहुत कुछ देता है, ईश्वर सच में बहुत कुछ देता है, बट सबसे जरूरी चीज ये कि हम उस दिशा में सार्थक प्रयास करें तो सही। और इसने वो किया है, और आज ये पहुंचा है। बहुत साधारण सा बच्चा दिख रहा है, कोई आपको लग रहा है कोई सिंग विंग कुछ है क्या इसके। 6 बच्चों में सिलेक्ट हुआ है, सामान्य बैकग्राउंड का बच्चा है, बेरोजगार बच्चा है, सामान्य माता पिता हैं, कुछ भी ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि इस बच्चे ने बहुत हटके कुछ किया हो। बस जो हटके किया वो यही किया कि इसने जो टेस्ट दिए उनके अकॉर्डिंग कमियों को पता किया, और बार बार एक ही चीज को, सीमित कंटेंट को बार बार रिवाइज किया। मुझे लगता है इससे बेहतरीन और इससे खूबसूरत बातें किसी अभ्यर्थी के लिए, आपके लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो सकती यदि इनको फॉलो कर लिया। मैं कंप्लीट एक ही सुझाव दूंगा कि इस बच्चे की हर बात को दिल और दिमाग में बसाना, और बसाना नहीं, आज से अभी से क्रियान्वित कर देना। आने वाले टाइम में, ठीक है ना, आप खुद कह दोगे कि सर उस इंटरव्यू से जिंदगी बदल गई, गोविंद को आपने उस दिन बुला दिया, मजा आ गया, लाइफ बदल गई। मैं चाहता हूं ये मैसेज पूरे रास्ता में फैल जाना चाहिए, रास्तान से बाहर फैल जाना चाहिए कि इस बच्चे के सिलेक्शन ने
उन बच्चों को भी एक नई आवाज दिए कि हम मेहनत सही दिशा में करें तो हो सकता है। बाकी सच में पॉलिटिकल साइंस का पेपर इतना लेवल ये था कि अपन उन बच्चों के साथ मेरी बहुत सहानुभूति है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ सच में। बट कहीं ना कहीं गोविंद की जो बातें हैं, पेपर मैनेज की जो बातें हैं, वो वास्तव में सीखने वाली बातें हैं। और पॉलिटिकल साइंस के सभी अभ्यर्थियों से यही कहूंगा कि हिम्मत ना हारें, हार ना माने, फिर से एक पूरी ऊर्जा के साथ एक प्रयास करें। गोविंद, बहुत सारी शुभकामनाएं। पेन वाली जो इच्छा है वो तुम्हारी दोबारा पूरी करूंगा, क्योंकि आज मेरी गाड़ी खराब होगी, गाड़ी में पेन रख रखे हैं मैंने, तो वो रास्ते में है। तो दोबारा एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें आपको बुलाएंगे ताकि दोबारा से बच्चों को मोटिवेशन मिले। और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, कि मैं चाहता हूं कि अब आने वाला टाइम आप उसमें पूरा झोंक दो। आ जाओ। अच्छा, आपका सिलेक्शन हो गया? इसमें हो आप? अच्छा, थर्ड ग्रेड में हो, खुश खुश रहो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, एक जयपुर में करेंगे प्रोग्राम। एक चीज मुझे और बहुत अच्छी लगी मुकेश, कि अपन दोस्तों को एक सही राय देते हैं, वो दोस्त कितना मानने लग जाता है ना। कि कई बार होता है अपने एक गलत राय गलत दिशा में भटका देता है, अब ये कितना मान रहा है इस दोस्त को, साथ लेके और बार बार इसका जिक्र कर रहा है। मतलब लाइफ में रिश्ता ऐसा ही रखो। जय। अच्छा अच्छा, वेरी गुड सर। हाँ, और ये नहीं लगा। हाँ। अच्छा, नहीं हो पाया, हाँ। होना चाहिए था। अरे वाह। हाँ हाँ। पॉलिटिकल साइंस से, हाँ। बच्चा तो टैलेंटेड था, क्योंकि फिजिक्स से इसने सब कुछ कर रखा है, तो इसका मतलब टैलेंट में तो कोई कमी नहीं थी। और देखिए, उस जिस विषय में कर रखा उसके बजाय दूसरे विषय को चुनना। और इसकी इसकी भी भील समझ लीजिएगा, इसको कितना रिग्रेट हुआ कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्त ऐसे ही पालना लाइफ में। बस ये लेके आयो। एक दोस्त हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार नहीं चाहिए, लेकिन एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपके सिलेक्शन ना होने पे, अमूमन थ्री इडियट मूवी देखी थी तो कहा था कि यार बहुत दुख होता है सच में। और आपका साथी पहले सेलेक्ट हो जाता है तो ऐसे भी होता है, यार ये लग गया, ये सब लगा था क्या उस समय? नहीं लगा था। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो रिश्ता दोस्ती का ऐसा ही होना चाहिए, आप दोनों की दोस्ती लाइफ टाइम चले। और आप लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि लाइफ में ऐसे दोस्त होने बहुत जरूरी, कितने जरूरी हैं आप इसे समझ सकते हो। तो आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि दोनों ही आप इससे भी आगे बढ़ें, और दोनों दोबारा मेरे पास एक बार मिलने जरूर आए, क्योंकि आज तो अपनी बातचीत ज्यादा हो नहीं पाई, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं।